हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग कॉमर्स एंड जीएसटी सिंप्लीफाइड। आज हम जो है चैप्टर वन के लिए चैप्टर वन का हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी मैंने डिस्कस किया है, जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है पिछले तीन वीडियो में, उसके बेसिस पे ही मैं कंसेप्ट कराऊंगा, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। जो कुछ मैं डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन में होते रहते हैं, उसके बारे में हम एक एक एग्जाम्पल ले लेके उसको समझेंगे कि वो अच्छा है, वो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन पे रिलेट करता है कि नहीं, उसकी फाइनेंस अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, इन सब बारों पे। उसके बाद जो तो आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा कि आपने तीन वीडियो को जो देखा उसमें जो कंसेप्ट आपने समझा, उसके हिसाब से जो भी मैं अभी एग्जांपल अभी प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, उसको आप रिलेट कर पाएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि कोई अगर क्वेश्चन है उसका मैं अगर आंसर बताऊंगा तो उसका मैं लॉजिक भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज जो है ये चैप्टर वन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इस विदिन नेक्स्ट वीक मैं उसको रिलीज़ कर दूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर बेसिक मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था डिफिनेशन में कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing, interpreting, the financial information and communication to communication to यूजर्स। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दिस इंफॉर्मेशन टू द यूजर। इसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जिसको हम मनी टर्म में वैल्यू कर सके, जिसको मनी में वैल्यू में मेजर कर सके। ठीक है, तो आप मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप उससे पहचानेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं, तो और है तो क्यों है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल आप इसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं। सपोज वन, पहला एग्जांपल, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन 50,000 रुपीज़, 50,000 का मोहन से हमने परचेज किया। तो सबसे पहले बताइए बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। तो फिर टेस्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, जिसको हम फाइनेंशियल टर्म, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकें, मनी वैल्यू में मेजर कर सकें, और वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो पहली बात, हमारा बिजनेस है, हम परचेज करते हैं, हमने मोहन से उधार 50,000 का लिया मान। इसमें क्या है, ये बिजनेस के लिए परचेज किया हमने, और उसके बाद इसमें मॉनेटरी टर्म में मेजर भी कर सकते हैं। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, दूसरा मॉनेटरी टर्म में इसकी वैल्यू कर सकें। चलिए अब दूसरी
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्या है, एम्प्लॉय, हम बिजनेस चलाते हैं तो हमें कुछ एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, उनकी हम रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये भी एक तरह का बिजनेस इवेंट है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। बिजनेस का ट्रांजैक्शन, बिजनेस में इवेंट होते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। क्या हुआ, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। मैंने पहले ही बताया था आपको, दो क्राइटेरिया इसको डिसाइड करती है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। पहला ये है कि मॉनेटरी टर्म में मेजर आप इसको कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट को नहीं कर सकते। बिजनेस से तो रिलेटेड है कि बिजनेस में रिक्रूटमेंट हम कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है एम्प्लॉय को, लेकिन इसमें हम मॉनेटरी टर्म में इसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सपोज किसी एम्प्लॉय को हम अगले रिक्रूट करके नेक्स्ट मंथ में ₹10,000 सैलरी पे करते हैं, 10,000 सैलरी पे करते हैं। तो क्या हुआ, रिक्रूटमेंट किया तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बिजनेस से रिलेटेड हुआ क्योंकि बिजनेस के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इसी एम्प्लॉय को नेक्स्ट मंथ हम सैलरी पे करते हैं और 10,000 की सैलरी पे करते हैं, तो ये जो 10,000 है, 10,000 में क्या, अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। कैसे हो गया, पहले तो एम्प्लॉय बिजनेस से रिलेटेड है, एम्प्लॉय बिजनेस में काम करता है, हमारे स्टाफ रखते हैं बिजनेस चलाने के लिए। दूसरा ये है कि इसकी 10,000 वैल्यू भी हमें पता चल गई कि इसको हम 10,000 सैलरी देंगे। तो दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी, दिस इवेंट रिलेट्स टू बिजनेस एंड दिस कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज 10,000, तो इसको भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल लेता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है। तो ये सब जो एग्जांपल है बिजनेस ट्रांजैक्शन के। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने रामलाल का बिजनेस है, रामलाल विड्रॉ ₹5,000 from business to pay school fee of his children, of his son। ठीक है, रामलाल ने क्या किया, बिजनेस से 5,000 रुपया वापस निकाल लिया और अपने सन का फी पेमेंट कर दिया। अब ये मुझे बताइए कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। तो पहले आपको मैंने दो चीज़ बताया था, पहले ये बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो रामलाल ने 5,000 विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, तो बिजनेस से निकाला पैसा, तो बिजनेस से रिलेटेड हुआ। दूसरा क्या है, ये मनी वैल्यू में भी इसको मेजर करके इसने कितने वैल्यू की फी पे की, अपने सन की 5,000 की फी की, तो इसको भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे। दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी, पहला कि ये जिसको पहला ये बिजनेस से रिलेटेड हो और दूसरा हो कि इसको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो जाता है तो इसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्लासीफाई हो जाएगा ये। और इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगा, इसकी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ। इसी रामलाल ने क्या किया, आपके एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। रामलाल ने क्या किया, 5,000 फी पे की, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट अपने सन की फी पेमेंट। ठीक है, तब क्या हुआ, रामलाल ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अपने सन की फी स्कूल में पे की। अब बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा। दो क्राइटेरिया, सिंपल सी बात है,
पहली बात ये बताओ कि पैसा बिजनेस के अकाउंट से निकाला इसने? नहीं निकाला। दूसरा ये बताओ कि इसको मनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं क्योंकि 5000 निकाला है। लेकिन पहला क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई हुआ कि ये बिजनेस से रिलेटेड है। आप अपने घर से पर्सनल अकाउंट से निकाले, आप अपने फी पेमेंट कर दिए तो आप करते ही रहते हैं, तो बिजनेस से कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा और इसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए तो इस तरह से ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्लासीफाई नहीं होगा। अब इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, एम्प्लॉय को कोई डिमांड नहीं पूरी होती, उनकी सैलरी बहुत दिनों से बढ़ती नहीं रहती है, तो वो कभी कभी स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये क्या, ये बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात है बिजनेस से तो रिलेटेड है, लेकिन स्ट्राइक से मनी वैल्यू में क्या मेजर कर सकते हैं? स्ट्राइक ने इम्प्लॉय कर दिया, इसकी क्या मनी वैल्यू, इसको काउंट नहीं कर सकते मनी में, तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको समझाया। दो क्राइटेरिया हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भी टाइम में जब भी कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस का हो, जो कुछ भी लिखा हो, दो क्राइटेरिया अगर आपके पास फुलफिल होता हो कि ये पहले ये ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, और दूसरा इसको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। रामलाल promises to send goods। ठीक है, टू श्यामलाल। रामलाल क्या करता है, एक प्रॉमिस करता है। रामलाल प्रॉमिस करता है कि मैं, श्यामलाल को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको गुड्स भेज दूंगा। अब मुझे बताओ, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? तो कैसा टू क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, यस इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, कि हमने अपने कस्टमर से प्रॉमिस किया कि हम आपको माल भेज देंगे, टाइम पे माल भेज देंगे। लेकिन क्या आप इसको प्रॉमिस को मेजर कर सकते हैं मनी वैल्यू में? कहाँ वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। मैंने कसम खा ली मैं आपको मैंने माल भेजूंगा, ठीक है, बिजनेस एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, लेकिन मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्लासीफाई नहीं होगा, इसमें अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग इसमें भी नहीं होगी। तो आपका क्लियर हो गया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, उसके लिए दो टेस्ट आप अप्लाई करें तो आप हमेशा सही होंगे। पहला ये है कि वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा जिसको मनी वैल्यू में मेजर कर सकें। तो इस तरह से आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब मैं थोड़ा सा कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे जैसे घनश्याम जो है, घनश्याम घनश्याम का फर्नीचर की दुकान है। घनश्याम फर्नीचर। अब क्या है कि घनश्याम 2-4 ट्रांजेक्शन करता है, आपको फर्नीचर की इसकी दुकान है, 2-4 ट्रांजेक्शन करता है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। पहली बात, घनश्याम जो है टिम्बर परचेज करता है, टिम्बर परचेज करता है, टिम्बर परचेज 5000 का, ठीक है। उसके बाद वो दूसरा सोफा सेल करता है, सोफा सेल ₹10,000।
सोफा सेल करता है 10,000। उसके बाद डाइनिंग टेबल भी सेल करता है, डाइनिंग टेबल भी, उसकी फर्नीचर की दुकान है तो उसमें टिम्बर परचेज करता होगा, सोफा का सेल कर सकता है, एक डाइनिंग टेबल भी। सपोज मान लो 9,000 का सेल किया। और चौथा ट्रांजैक्शन उसने किया सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड फर्नीचर ऑफ हिज पर्सनल होम हाउस। 4 ट्रांजैक्शन किए घनश्याम ने। घनश्याम की फर्नीचर की दुकान है, उसने 4 ट्रांजैक्शन किए। मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको ये आइडेंटिफाई करना है इन 4 ट्रांजैक्शन में कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टिम्बर परचेज किया उसने, तो फर्नीचर की दुकान है, लकड़ी तो परचेज करेगा ही और उसकी वैल्यू भी 5,000 है। तो 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। उसी तरह सोफा सेल रुपीज 10,000, उसने फर्नीचर की दुकान है तो सोफा रखेगा ही और उसको बेचेगा भी, उसकी वैल्यू भी दी हुई है 10,000 की, तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि सोफा इज रिलेटेड टू फर्नीचर बिजनेस एंड सोफा वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज 10,000 में उसको सेल करना है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, डाइनिंग टेबल सेल किया उसने 9,000 का, ठीक है। डाइनिंग टेबल भी फर्नीचर की दुकान है तो डाइनिंग टेबल उसके पास बिजनेस से रिलेटेड है, डाइनिंग टेबल सेल करेगा ही करेगा, उसकी वैल्यू भी दी हुई है 9,000 की। तो इसमें क्या है, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्लासीफाई हो जाएगा। इसकी रिकॉर्ड अकाउंटिंग में करेंगे, अकाउंटिंग में उसी की रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन मानते हैं, जो मनी वैल्यू में मेजर कर सके, उसी की रिकॉर्डिंग होती है, उसी की सारी कुछ उसी की होती है। तो अब चौथा एग्जांपल है सोल्ड फर्नीचर ऑफ हिज पर्सनल हाउस रुपीज सपोज 10,000। घनश्याम का घर भी है, घर में कुछ ओल्ड फर्नीचर थे, उसने उसको बेच दिए, ठीक है। इसमें आप देखो 10,000 बेचा उसने। इसमें क्या है, इस ट्रांजेक्शन को मनी वैल्यू में तो मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसमें 10,000 का बेचा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इसने घनश्याम ने जो सेल किया, ये जो फर्नीचर था बिजनेस से रिलेटेड भी था? नहीं था। तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था तो इसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, ये इसका पर्सनल एक्टिविटी है जो कि बिजनेस से कोई भी इसका लेना देना नहीं है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस में नहीं करेंगे। तब आपका मुझे लगता है कि इन सब एग्जाम्पल से आपका ये क्लियर होगा कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर वेदर दिस ट्रांजेक्शन लेन देन रिलेट्स टू बिजनेस और the transaction can be expressed in the terms of money. These 2 criteria you need to keep in your mind while deciding the transaction is a business transaction, is a financial information. These 2 criteria if satisfied, then any transaction can be classified as a business transaction, it can be classified as a financial information also. So now अब आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया आपको। अब मैं कुछ ऐसे ही ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कुछ करता हूँ, आप मुझे बताइएगा। पहला एग्जांपल जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, चलिए कुछ 2-4 ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी और कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। पहला चीज ये है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आता है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। अकाउंट्स इज
यूजफुल in getting लोन। ये बताइए ट्रू या फॉल्स है। तो आप बताइए अकाउंट क्या हेल्प करता है लोन लेने में? तो आप बताइए। जब भी हम बैंक जाते हैं तो मुझसे अकाउंट मांगता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। आपको मैंने चैप्टर में बताया कि यूज जो करते हैं आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे आपका लोन देना है कि नहीं देना है, लोन डूब तो नहीं जाएगा, ये सब डिसाइड करता है आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो अकाउंट्स उसको हेल्प करता है। वो आपसे क्या मांगेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अकाउंट इज यूजफुल इन गेटिंग लोन। मीन्स अगर बैंक से मुझे लोन लेना है तो अकाउंट उसमें बिल्कुल हेल्प करता है। बैंक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा, आपकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा, तभी कोई लोन देगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी तो लोन आपको जल्दी मिल जाएगा। फाइनेंशियल तो वो कैसे चेक कर पाएगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो अकाउंट इज यूजफुल इन गेटिंग लोन। तो ये ट्रू हो गया, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हेल्प करता है ये। तो इसको हम ट्रू ट्रू बोलेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल है, बुक कीपिंग starts where accounts end। अब ये ट्रांजेक्शन देखिए, इसमें बताया जाए कि बुक कीपिंग तब स्टार्ट होता है जब अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। अब मुझे बताइए ये सही है कि गलत है? मैंने आपको क्या बताया था? बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस बताया था आपको। पहले मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग का 3 स्टेप होता है: आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। और अकाउंट्स की जो होते हैं, अकाउंट्स का काम उसके बाद शुरू होता है। मीन्स आफ्टर क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्या इसमें कह रहा है कि बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंट्स एंड? मतलब बुक अकाउंट्स जब एंड हो जाता है तब बुक्स कीपिंग स्टार्ट होती है? ऐसा नहीं है, जबकि इसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि बुक कीपिंग जब खत्म हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन जब हो जाता है, उसके बाद अकाउंट का काम शुरू होता है। तो इसकी जगह तो ये जो स्टेटमेंट है टोटली क्या है? फॉल्स है। क्योंकि इसका असलियत में इसका उल्टा होता है कि पहले बुक कीपिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका अकाउंटिंग का स्कोप स्टार्ट होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद एक आपको बताया था अकाउंटिंग may be affected by window dressing। अकाउंटिंग में बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये सही है कि गलत है? तो पहले आपको मैं बताऊं कि विंडो ड्रेसिंग होता क्या है। आपको मैंने बताया था चार्ट पर कि विंडो ड्रेसिंग क्या है। जस्ट एक जो आपका एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आपकी बिजनेस की प्रेजेंट कंडीशन है, जो सही कंडीशन है, उसको ना बता के आप अपने मन मुताबिक उसके अकाउंट को चेंज करके लोगों को दिखाते हैं, बैंक को दिखाते हैं कि लोन हमें लेना है। आप कुछ ट्रांजेक्शन को छुपाते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन को ज़्यादा दिखाते हैं। तो इस तरह से आपके अकाउंट को मैनिपुलेट करते हैं। तो इससे क्या होता है? अकाउंट इफेक्ट होता है। तो क्या बोल रहा है? इस आर्ट को क्या कहते हैं? इस इन्फ्लेट करने को जो है शो ऑफ को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? अकाउंट को चेंज कर देते हैं, मीन्स अकाउंट इफेक्ट होता है। तो विंडोज हैं तो आपके पास क्वेश्चन आई कि अकाउंटिंग में भी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। बिल्कुल, अगर हम अकाउंट को चेंज कर देंगे तो अकाउंट पूरा हमारा अकाउंट चेंज हो जाएगा। विंडो ड्रेसिंग कर देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे तो अकाउंट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो अकाउंट उससे इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरह से ये जो है अकाउंटिंग में भी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो इसको हम कहेंगे हाँ ये ट्रू है, बिल्कुल विंडो ड्रेसिंग से अकाउंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। जो है कहीं का आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ रहती है, आप कुछ और शो करते हो, अकाउंटिंग पे इफेक्ट डालता है ये भी। उसके बाद
अब चौथा एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स का। फोर्थ एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप उसको बताना है कि ये सही है कि गलत है। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपको मैंने बताया था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के मल्टीपल यूजर होते हैं। अकाउंटिंग बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। लैंग्वेज क्या होता है? किसी आपके अपनी बातों को कहने का एक जरिया होता है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन में जितने भी इवेंट होते हैं उसको वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे लोगों को बहुत सारी रिपोर्ट देता है। मीन्स अपने बिजनेस में जो भी इवेंट होते हैं उसको कम्युनिकेट करता है। तो लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ योर फीलिंग, योर ऑन फीलिंग। आप लैंग्वेज में व्यक्त करते हैं अपनी खुशी, लैंग्वेज में व्यक्त करते हैं। किसी से बात करते हैं, अपने जो भी दिनचर्या की बातें होती है वो भी आप करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग भी अपना रोज डे टू डे ट्रांजेक्शन बिजनेस में जो होते हैं उसको, उसमें मल्टीपल रिपोर्ट बनते हैं जो कि डिफरेंट यूजर को हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी एक लैंग्वेज की तरह काम करता है, बिजनेस के लिए एक लैंग्वेज की तरह काम करता है। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मीन्स अकाउंटिंग बिल्कुल लैंग्वेज की तरह यूज कर, लैंग्वेज की लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, क्योंकि ये भी तरह तरह का रिपोर्ट देता है। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, पीएल अकाउंट इसके बेसिस पे बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो बिजनेस के सारे इवेंट को ये कम्युनिकेट करता है। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, इनको कम्युनिकेट करता है। तो मैं अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज मान सकते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है बिजनेस इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लैंग्वेज की तरह। पांचवा एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं। ये देखिए, अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन लीगल मैटर। अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन द लीगल मैटर। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग क्या लीगल मैटर में एक्सेप्ट करता है, कि उसको हम एज ए प्रूफ के तौर पे, ट्रांजेक्शन के प्रूफ के तरह यूज कर सकते हैं क्या? तो आपका क्या, मैंने आपको अकाउंटिंग का एक क्वालिटेटिव फीचर बताया था कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कभी करते हैं जब हमारे पास उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है, हमारे पास बिल होता है, हमारे साथ वाउचर होते हैं। जैसे हमने किसी को किसी से परचेज किया, मान लो हमने कुछ वॉशिंग मशीन परचेज किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, उसका बिल होगा। तो हम उसके बेसिस पे उसके रिकॉर्डिंग करेंगे। सपोज एक कोई रामलाल की बिजनेस है, उसने कुछ फर्नीचर खरीदा, तो उसके पास फर्नीचर का बिल होगा, ठीक है। तो वो हम बिना उस बिल के कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोई भी एक प्रूफ होता है जिसको हम कोर्ट में ले जाके उसको एज ए प्रूफ बता सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन सर हुआ है और ये बिल्कुल सही ट्रांजेक्शन है। तो अकाउंटिंग में रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो ये बताता है कि अकाउंटिंग जो है एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, जिसको हम सपोर्ट के रूप में कहीं भी लीगल मैटर में भी यूज कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज द एविडेंस इन लीगल मैटर। नॉट, अभी मैंने आपको बताया कि वो रिलायबल होता है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसको हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पे कोई भी ट्रांजेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बिल होते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ है। तो इसका नॉट जो है, तो ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेड, जिसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है। यहाँ लिखा है आपका कि अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन लीगल मैटर। तो क्या है, अकाउंटिंग एक्सेप्ट किया जाता है, नॉट एक्सेप्ट क्या हुआ, फॉल्स हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कोर्ट में लीगल मैटर में बिल्कुल हेल्पफुल होता है और उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो आज मैंने
आपको जो भी चैप्टर तीनों वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2, चैप्टर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो आपको वीडियो दी, वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे, उसको एक्सप्लेन भी किया कि कोई भी ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे होता है। 2 क्राइटेरिया आपको हमेशा ध्यान है कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन, वेदर दिस इवेंट, वेदर दिस ट्रांजेक्शन और इवेंट रिलेट टू द बिजनेस, और दूसरा आपको देखना होता है कि वेदर वी कैन मेजर दिस ट्रांजेक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब उसको रुपीज़ वैल्यू में मेजर कर सकते हैं कि नहीं। पहले बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजेक्शन, दूसरा उसको मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्राइटेरिया करने का है। उसके बाद मैंने आपको कुछ ट्रू फॉल्स आपको बताया, जो कि उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। आप इस वीडियो के इससे आपकी कंसेप्चुअल क्रिएटिविटी बढ़ेगी बिल्कुल। आप तो इस तरह से ये चैप्टर मैं आज कंक्लूड कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे पर्सनल मैसेज भी आए हैं, आपने बहुत सारा वीडियो व्यू मेरे काफ़ी आए मेरे वीडियो के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, ऐसे ही शेयर करते रहें, उस पर कमेंट भी करें। आपका कोई भी सजेशन है जिसको मैं और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके बारे में भी मुझे प्लीज़ बताएं। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके पर्सनल सजेशन का भी इंतज़ार रहेगा, और भी इम्प्रूव करूँगा, जिससे मुझे आपके इसी इंतज़ार रहेगा, और इसके बेसिस पे मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज का चैप्टर मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल अकाउंटेंसी कॉमर्स एंड GST सिंप्लीफाइड बाय चार्टर CA ओम प्रकाश। थैंक्स वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे, बहुत ही ईजिली बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट रखेंगे वीडियो, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा आपको कि कोई भी टर्म क्यों है, उसको क्या यूज़ करते हैं, वो आपको केवल रटना नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट वाइज बताऊंगा। डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, डे टू डे बिजनेस में जो है होता है, उसी से मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप उसको लॉन्ग टर्म तक उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। धन्यवाद।